एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज 15 जून की क्लास में द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। बेस बूस्ट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल एक इकोनॉमिक आर्टिकल है, इन्फ्लेशन पे यानी महंगाई पे लिखा हुआ है और फुल ऑफ डेटा और फिगर्स है। जब भी आर्टिकल में आपको डेटा मिलेगा ना बहुत सारा, तो आपको आर्टिकल थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे ये डेटा वाले आर्टिकल को भी कहानी की तरह प्रोसेस करने की। एकदम कहानी की तरह ये आर्टिकल चलेगा आपके सामने, ताकि आप चीज़ों को समझ सके और इंटरेस्ट भी आपका पैदा हो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को अपने क्विज़ के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जब आप आर्टिकल को पढ़ें, साथ साथ ग्रामर वोकैब जो मैं आपसे शेयर करूं, सारे पॉइंटर्स को इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। क्विज़ के सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में आपको मिलेंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी बेस बूस्ट। देखिए, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा, पुश, ड्राइव, हल्का फुल्का आपको एनकरेजमेंट मिलता है ना, उसको बोलते हैं बूस्ट। और बेस का मतलब होता है आधार। कह रहा है जी हमें आधार से बूस्ट मिला है, बेस से हमें बढ़ावा मिला है। अब ये बेस बूस्ट है क्या, ये टेक्निकल टर्म है, अभी मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी इसका मीनिंग समझ लो। एक्चुअल इस टर्म को कैसे आप अप्लाई करेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी अभी आगे मैं थोड़ी सी अच्छी कर दूंगा। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। आर्टिकल लिखा गया है ऑन इन्फ्लेशन एंड द कंज्यूमर, महंगाई पे और उपभोक्ता पे। इन्फ्लेशन क्या होता है जी, महंगाई, और कंज्यूमर कौन होता है, आप और मैं जो चीज़ों को खरीदते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। टाइटल पैराग्राफ कह रहा है जी इन्फ्लेशन शुड नॉट बी अलाउड टू इरोड द परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर। कह रहा है जी जो इन्फ्लेशन है ना, जो महंगाई है, उसको अलाउ बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी है कि वो इरोड करे, कि वो कमज़ोर बनाए, वो जंग लगा के ख़त्म कर दे। इरोड करना मतलब जंग लगा के ख़त्म कर देना। और किसकी, परचेजिंग पावर की, खरीदने की ताकत की, पुअर लोगों की, द पुअर की। परचेजिंग पावर क्या होती है, आपके पास 100 रुपये हैं 2023 में, अगर आप इन 100 रुपयों को संभाल के रखेंगे 2030 तक भी, तब ये 100 रुपया जो है ना, उससे माल आएगा सिर्फ 30 रुपये का या 20 रुपये का। जो आज की डेट में 30 या 20 रुपये में आता है, 2030 में वो 100 रुपये में आपको मिलेगा। तो एक तरीके से आपके 100 रुपये की परचेजिंग पावर साल दर साल कम होती जा रही है। तो कह रहा है ये जो महंगाई है जिससे परचेजिंग पावर कम होती है, इसको हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है कि गरीब लोगों के पैसे को ये खा जाए, परचेजिंग पावर को इरोड करे। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आपको डिटेल में करवाएंगे आर्टिकल में। इन्फ्लेशन आपका सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है महंगाई या प्राइस राइज। इसकी वर्ब है शुड नॉट बी अलाउड, पैसिव वॉइस यहाँ पे लगा हुआ है, मॉडल वर्ब प्लस में बी वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इरोड करना यानी चीज़ों को जंग लगा के ख़त्म कर देना। समझ पा रहे हो ना, लोहे में जंग लगती है तो लोहा गल जाता है धीरे धीरे, वैसे ही इरोड करने का मतलब होता है चीज़ों को कमज़ोर बनाना, उनको ख़त्म करना। चलिए, अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको कराएंगे। बड़ा ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। कॉन्सेप्ट है जी कॉमन प्लूरल नाउन यानी कि CPL का। अब ये क्या होता है जी CPL? देखो जी, इंग्लिश में अगर आपको एडजेक्टिव मिलेगा तो उसके बाद में एक नाउन मिलेगा। ब्यूटीफुल वुमन, स्मार्ट बॉय, बिग हाउस, है ना, डीप पिट, फास्ट स्पोर्ट्स कार, जो भी चीज़ है उसके पहले एडजेक्टिव, फिर वो चीज़ आएगी नाउन फॉर्म में। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि एडजेक्टिव आएगा इंग्लिश में, लेकिन उसके बाद में कोई नाउन नहीं लिखा होगा, और उस केस में एडजेक्टिव के आगे आपने द लगा हुआ भी देखेंगे, तो समझ जाना वहाँ पे ये रूल अप्लाई हो गया। जैसे ही एडजेक्टिव के आगे द लगता है और आगे कोई नाउन नहीं रखा जाता, तो वो एडजेक्टिव खुद ही नाउन का काम करता है द के साथ मिलके, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन प्लूरल नाउन। अब इसका मतलब क्या है, ये क्लास के लिए कॉमन है, पूरी क्लास को बताएगा, ये प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, और ये नाउन का काम करेगा, इसलिए इसको नाउन बोलते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपने लिख दिया द रिच। अब रिच तो एक एडजेक्टिव है, आगे कोई नाउन लगाया नहीं, तो द रिच जो है ना, ये बन गया कॉमन प्लूरल नाउन। और ये क्या करेगा काम, इसका मीनिंग होगा सभी अमीर लोग, उनकी कॉमन क्लास की बात करेगा, और सभी लोग हैं तो प्लूरल के अंदर बात करेगा। ठीक है, वैसे ही द पुअर मतलब सभी गरीब लोग, द वाइज मतलब सभी समझदार लोग, द वीक मतलब सभी कमज़ोर लोग। ये है कॉमन प्लूरल नाउन।
अब ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है बिल्कुल आसान भाषा में, कुछ क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करते हैं। द वीक डू या डज नॉट नो हाउ टू फाइट फॉर हिमसेल्फ या हर सेल्फ। वीक बिल्कुल भी नहीं जानता है कैसे वो अपने लिए फाइट करे, ठीक है, द वीक। अब यहाँ पे द वीक का क्या मीनिंग है जी? देखो, द प्लस में वीक नाम का एडजेक्टिव, आगे कोई नाउन लगा नहीं है, यहाँ लग रही है वर्ब, मतलब आपसे कॉमन प्लूरल नाउन बनवा रहा है। और द वीक का मतलब हो जाएगा इस केस में सभी कमज़ोर लोग। अगर सभी कमज़ोर लोगों की बात हो रही है तो वर्ब आएगी प्लूरल, तो मुझे लिखना पड़ेगा द वीक डू नॉट नो हाउ टू फाइट। कमज़ोर लोग नहीं जानते हैं कि कैसे लड़ा जाए, और किसके लिए? अपने आप के लिए। तो यहाँ पे सभी कमज़ोर लोगों की बात हो रही है तो ना हिमसेल्फ आएगा ना हर सेल्फ आएगा, एक्चुअल में यहाँ आएगा देम सेल्व्स। समझ गए? प्लूरल है ना, तो प्लूरली नाउन, प्लूरली प्रोनाउन और प्लूरली इसकी वर्ब। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। द वीक मैन डू या डज नॉट नो हाउ टू फाइट फॉर हिमसेल्फ या हर सेल्फ। ये जो कमज़ोर आदमी है ये नहीं जानता कि वो कैसे फाइट करे अपने आप के लिए या खुद के लिए। यहाँ भी द वीक लगा है लेकिन बाद में नाउन लग गया है। अब ये कॉमन प्लूरल नाउन नहीं बचा, ये बात कर रहा है एक कमज़ोर आदमी की। मैन यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगी, यहाँ पे लिख दूंगा डज नॉट नो। समझ पा रहे हो ना? मैन की वजह से आपने कॉमन प्लूरल नाउन नहीं बनाया, अब वो कॉमन प्लूरल नाउन बन ही नहीं सकता। और यहाँ पे आप मैन के लिए यूज़ करेंगे हिमसेल्फ को, क्योंकि हिमसेल्फ लगता है खुद के लिए, जो है मैस्कुलिन के लिए है ना, मैन है या कोई भी ऐसा आदमी जो मैस्कुलिन हो। फेमिनिन के लिए हर सेल्फ। चलिए, वैसे ही द वीक वीमेन डू या डज नॉट नो हाउ टू फाइट फॉर हिमसेल्फ या हर सेल्फ, यहाँ आपने वीमेन लिखा है, वीमेन प्लूरल होता है। द वीक के बाद में नाउन आ चुका है प्लूरल, तो अब द वीक कॉमन प्लूरल नाउन नहीं है भाई, इसके बाद नाउन आना नहीं चाहिए लेकिन नाउन आ गया। अब द वीक को आप CPL मत मानो, वर्ब लगेगी लेकिन वीमेन के हिसाब से लगेगी, वीमेन प्लूरल होता है तो उस केस में डू नॉट नो आपको लिखना होगा। चलो, सबको समझ में आ गया होगा अब मेरे ख्याल से, ज़्यादा मुश्किल ये कॉन्सेप्ट था भी नहीं। औरतों के लिए मैं डू नॉट नो लगाऊंगा और यहाँ पे भी अगेन मुझे देम सेल्व्स ही लगाना पड़ेगा, औरतें काफ़ी सारी हैं, प्लूरल है ना। लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोग खुद से ट्राई करेंगे, कमेंट्स में डालेंगे। द वाइज प्रिफर या प्रिफर्स टू स्टे अवे फ्रॉम फूल्स। समझदार लोग प्रिफर करते हैं कि वो पागलों से दूर रहें। वर्ब कैसी लगाऊं? इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, लगा के बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे। कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आएंगे, आसान भाषा में समझाऊंगा, पूरे फोकस से क्लास को लिया करो। एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें, और उसी के साथ में आप सभी की पॉपुलर रिक्वेस्ट पे UPSC का और स्टेट सिविल सेवाओं का प्रीलिम्स प्लस मेंस का फुल इंग्लिश कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये एक माइग्रेशन कोर्स है, भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जिसमें आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। अब इंग्लिश में सिविल सेवा का एग्ज़ाम आप लिखेंगे इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट की तरह। कोर्स अवेलेबल है आपकी अपनी ऐप पे YT योर इंग्लिश ट्यूटर, कमेंट सेक्शन से जाके इसको डाउनलोड करें। कोर्स में आपको CSET प्रीलिम्स के लिए, डिस्क्रिप्टिव मेंस के लिए आंसर राइटिंग, साथ में वोकैब, ग्रामर, साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप की फैसिलिटी मिलती है जिसमें आपकी समरीज, आपकी लिखावट को पर्सनली चेक करके आपको सिखाया जाएगा। कोर्स की फ़ी है 5499, अभी इसको 4999 पे रखा गया है, फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग पर्सनल मेंटरशिप नहीं चाहते हैं, आप कोर्स का एक्सेस 1999 में ले सकते हैं बिना पर्सनल मेंटरशिप के। कोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके कॉन्टैक्ट करें। अगर आप राइटिंग कोर्स में पहले से इनरोल्ड हैं तो आपकी फ़ीस को नए कोर्स में एडजस्ट भी किया जा रहा है। राइटिंग का बेसिक कोर्स, बैंकिंग का कोर्स और SSC कॉम्बो अभी भी ऐप पे अवेलेबल हैं, आप इन कोर्सेज़ का फ़ायदा भी ले सकते हैं। चलो जी, वोकैब शीट आज की 4 ही वर्ड्स हैं डेबिलिटेट से लेकर के क्रैकडाउन तक। डेबिलिटेट आप ऑलरेडी जानते हैं, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। और कैसा कमज़ोर बनाना? इतना कमज़ोर कि वो अपाहिज हो जाए। डेबिलिटेट वर्ड जो है खास करके किसी को अपाहिज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको डेबिलिटेटिंग पेन हो रहा है, कौन सा पेन भाई? डेबिलिटेटिंग पेन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा पेन हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस पेन में मैं अपाहिज हो चला हूँ, है ना। डेबिलिटेटिंग पेन जो है, ये वर्ड आपने, ये फ्रेज़ जो है अक्सर आप देखेंगे। चलिए, कमज़ोर बनाने के, अपाहिज बनाने के ये सारे सिनोनिम्स हैं। वीकन, पैरालाइज, क्रिपल, अंडरमाइन, इम्पेयर, होलो आउट और इरोड। इरोड के अंदर आप किसी को जंग की तरह खा जाते हो, जैसे जंग लोहे को खाती है। बस कमज़ोर तो बनाते हो लेकिन आपका एक्शन जो होता है ना, वो लोहे पे जंग जैसा एक्शन होता है। यूज़ करके देखेंगे इस वर्ड को। प्रोटेक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री।
लंबी खिंची हुई हड़तालों ने, प्रोटेक्टिव स्ट्राइक्स ने डेबिलिटेट कर दिया है, अपाइज बना दिया है पूरी इंडस्ट्री को, पूरे जो है समझ गए ना सेक्टर को। आज इरोड नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी डिसकॉन्सर्ट। डिसकॉन्सर्ट, देखिए कॉन्सर्ट क्या होता है। अगर आप किसी म्यूज़िकल शो में गए हैं जहाँ पे कोई बैंड परफॉर्म कर रहा है तो उसको अपने कॉन्सर्ट बोलते हैं। और कॉन्सर्ट क्यों बोलते हैं, इसमें आपको कई म्यूजिशियंस मिलेंगे जो कि एकदम कोऑपरेशन के साथ भी म्यूज़िक बजाएंगे। कोई तो बजाएगा गिटार, कोई बजाएगा ड्रम्स, कोई जो है सिंगिंग करेगा, फिर एक जो है उसके पीछे जो है वायलिन बजाएगा। तो इसलिए अपने इसको कॉन्सर्ट बोलते हैं जिसमें सब चीज़ें हारमोनी में हैं और एक धुन बजेगी। जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट जो आप देखने आए हो वो धुन के लिए आए हो। समझ पा रहे हो ना मेरा मीनिंग। तो कॉन्सर्ट जो वर्ड है ना, ये ना केवल म्यूजिकल फेस्टिवल्स के लिए और शोज़ के लिए यूज़ होता है बल्कि हारमोनी के लिए या धुन के लिए भी यूज़ होता है। अगर कोई चीज़ को आप डिसकॉन्सर्ट कर रहे हो ना, तो या तो आप उसको अपसेट कर रहे हो या एम्बेरस कर रहे हो, उसकी धुन को, उसकी मेंटल पीस को ख़राब कर रहे हो। ये मैंने इतना लंबा इसलिए आपको भूमिका बांध के बताया क्योंकि ये वर्ड ऐसे ही बना है। अगर कॉन्सर्ट नाम के वर्ड से इसको पकड़ोगे तो डिसकॉन्सर्ट का मीनिंग भी समझ में आएगा। जब आप कॉन्सर्ट में होते हैं तो आप एकदम काम एंड कंपोज्ड होते हैं, लेकिन अगर आपको किसी ने डिसकॉन्सर्ट कर दिया तो समझ लो आपके मन का चैन किसी ने छीन लिया। द फैक्ट दैट अ मेजॉरिटी ऑफ आवर एजुकेटेड यंग वर्कफोर्स इज अनएम्प्लॉयबल इज समवट डिसकंसर्टिंग। कह रहे जी ये फैक्ट कि एक बड़ा हिस्सा हमारी पढ़ी लिखी यंग वर्कफोर्स का वो अनएम्प्लॉयबल है, वो नौकरी के लायक ही नहीं है। कहने को इंजीनियर है लेकिन बल्ब लगाना भी नहीं आता है ना, ऐसा इंजीनियर है। तो एक बड़ा तबका हमारा एजुकेटेड वर्कफोर्स का अनएम्प्लॉयबल है, नौकरी देने के लायक ही नहीं है। कह रहा है ये फैक्ट ही अपने आप में अपसेट करने वाला है, डिसकॉन्सर्टिंग है। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, डिसकॉन्सर्टिंग। इसको डिसकम्फिट करना या डिसकम्पोज करना भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना आज प्रोपेल। देखिए प्रोपेल जो है ना, ये वर्ड बना है प्रोपेलर से। और प्रोपेलर कौन होता है, जब भी कोई स्पेसशिप को, किसी रॉकेट को यहाँ से अपने ऑर्बिट में प्लेस करना चाहते हैं, ज़मीन से ऊपर लाना चाहते हैं, तो अपने को उसके नीचे एक रॉकेट लगाना पड़ता है। वो रॉकेट क्या करता है, इस पूरी स्पेसशिप को धक्का मारेगा ताकि ये ऑर्बिट में जा सके, ऊपर स्पेस में जा सके। तो वो रॉकेट होता है प्रोपेलर। और प्रोपेलर वर्ड से ही प्रोपेल हमने वर्ब बनाई है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को धक्का मार करके ऊपर ले जाना। समझ गए ना, रॉकेट क्या करता है, प्रोपेलर क्या करता है, धक्का मार के स्पेसशिप को ऊपर ले जाता है। तो प्रोपेलर जो एक नाउन और प्रोपेल एक वर्ब। द डेब्यू मूवी ऑफ द एक्ट्रेस प्रोपेल्ड हर टू ओवरनाइट स्टारडम। जो पहली मूवी थी, डेब्यू मूवी थी इस अभिनेत्री की, इस एक्ट्रेस की, उसने उसको रॉकेट की तरह प्रोपेल कर दिया, धक्का मार करके हाई ले आई वो। और कहाँ पे, रातों रात स्टारडम की तरफ, रातों रात। समझ गए ना, स्टारडम क्या होता है, जब आप बड़े स्टार बन जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपना क्रैकडाउन। अच्छे से इस फ्रेजल वर्ब को आप जानते हैं, शिकंजा कसने के काम आती है किसी पे। टैक्स अथॉरिटीज़ हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स एवेडर्स। टैक्स अथॉरिटीज़ ने शुरू कर दिया है शिकंजा कसना, धर पकड़ करना, कंट्रोल या रेन इन करना टैक्स के इवेडर्स को, टैक्स के चोरों को। तो ये जो धर पकड़ करना या कंट्रोल करना है ना, इसके सारे सिनोनिम्स हैं। आज टेम नाम का सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। टेम का मतलब लिटरली अगर देखें तो किसी जंगली जानवर को पालतू बनाना होता है। आप जंगल में गए और आपको मिला टाइगर। टाइगर आपको खाने वाला था, वाइल्ड एनिमल है, लेकिन आप निकले सर्कस के मास्टर। आपने टाइगर को ऐसा जो है चाबुक मार करके सेट किया कि वो आपका पालतू हो गया। अब आपके घर जो है बाहर सोया रहता है आपके दरवाजे पे। तो मैं कह सकता हूँ यू हैव टेम्ड दिस वाइल्ड बीस्ट। आपने टेम करके कंट्रोल कर दिया है इस जंगली जानवर को, इस चीते को। चलिए टेम वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अब आ जाओ अपने आर्टिकल पे एक समरी दें आपको किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए हाल ही में महंगाई के आंकड़े पब्लिश हुए हैं सन 2023 के लिए, अप्रैल महीने के। और उन आंकड़ों से ये पता लगा है कि महंगाई जो है काफ़ी कम हो गई है। लेकिन ये आंकड़े बहुत मिसलीडिंग हैं अगर आप इनको ध्यान से देखें। अब ऐसा क्यों भाई, ये समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ आप समझ पाएंगे। मान लीजिए 2020 में महंगाई थी 100%। मान लेना है, कहने को कितनी भी हो सकती है, हम काल्पनिक फिगर ले रहे हैं। फिर 2021 में कोविड आया, 20 में कोविड आया, महंगाई हो चली 200%। फिर 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, महंगाई हो गई 400%। फिर 2023 में महंगाई, सरकार ने कुछ कदम उठाए जिससे फिर हो गई 200%। अब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितना है हर साल में,
20 से 21 के अंदर 100% का इंक्रीज है, 21 से 22 में अगेन 100% का इंक्रीज है, 22 से 23 में 50% का डिक्रीज है। अब अगर मैं आपको 22 और 23 के आंकड़े दिखा के बोलूं कि महंगाई कम हो गई है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? आप तो यही बोलोगे सर बेस जो है ना, बेस वो बहुत बड़ा था, इसलिए 400 का 200 आपको बड़ा दिख रहा है। लेकिन अगर आप बेस पुराना ले लो, ओरिजिनल वाला, मैं कोविड से पहले वाला, उसके मुकाबले तो आज भी महंगाई दुगनी है। तो 22 और 23 के फिगर्स देखोगे तो आप मिसलीड हो जाओगे इन आंकड़ों को देख करके। बेस बूस्ट बहुत मिला हुआ है इन आंकड़ों को पहले महंगाई बढ़ी होने की वजह से। अगर ओरिजिनल टर्म्स में देखा जाए तो महंगाई आज भी बहुत ज़्यादा है और गरीब आदमी इसकी मार को झेल रहा है। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इस आर्टिकल की समरी मैंने आपको दे दी। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को, भी इंटरेस्टिंग है। आज की टोन है जी सजेस्टिंग, सरकार को सजेस्ट कर रहा है कि मिसलीड मत करो, सही आंकड़े तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं अगर उन पे नज़र डाली जाए तो। और कैसे आपको महंगाई कम करनी है ये भी आपको भी देखना होगा। कह रहा है जी द पेस ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन स्लो टू अ 25 मंथ लो ऑफ 4.25% in May, propelled largely by the elevated level of year-on-year price gains in May 2022। कह रहा है जी जो पेस है, जो रफ्तार है रिटेल इन्फ्लेशन की यानी खुदरा महंगाई की, और क्या जी रफ्तार, कह रहा है जी ये रफ्तार जो है ना स्लोड हो गई, धीमी पड़ गई, और स्लो होके कहाँ चली गई? 25 महीने के लो पे, 25 महीने में सबसे कम पे। और कितनी आ गई? 4.5% या 4.25%। और कब? इस साल के मई में, मई 2023 में। तो मई महीने में महंगाई जो है 4.25% हो गई है, और ये पिछले 2 सालों का, 25 महीनों का सबसे कम आंकड़ा है। कह रहा है ये सारा काम कैसे हुआ है? कह रहा है जी ये प्रोपेल्ड बाय है, ये जो गिरावट है ना, ये गिरावट पुश्ड बाय है, प्रोपेल्ड है रॉकेट की तरह, मोटे तौर पे बढ़े हुए, एलिवेटेड हुए लेवल के द्वारा, जो है ईयर ऑन ईयर प्राइस गेंस का पिछले साल की मई में, मई 2022 में। वही बात समझ पा रहे हो ना भाई, मई 2022 में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इसलिए मई 2023 में बहुत घटी हुई दिख रही है, लेकिन ये बहुत घटी हुई एक्चुअल में घटी है नहीं। अब मई 2022 में क्या हुआ था? कह रहे जी व्हेन द मंथ्स प्रिंट हैड एक्सीडेड 7%। कह रहे जब ये वही महीना था मई 2022 का, 1 साल पुराना, जब उस महीने का जो प्रिंट था, महंगाई का जो आंकड़ा प्रिंट हुआ था न्यूज़पेपर्स में, वो एक्सीड कर गया था, बढ़ गया था 7% से भी ज़्यादा। समझ गए? तो 7% से 4.25% हम लेकर के आए हैं, कुछ बड़ा काम हमने नहीं किया है। ये 7% बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमें बहुत घटी हुई महंगाई आज हमें देखने को मिल रही है। पेस आपका सब्जेक्ट है, स्लोड इसकी वर्ब है, प्रोपेल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये पेस जो है प्रोपेल्ड है, ये रफ्तार जो है महंगाई के गिरने की, इसको प्रोपेल किया गया रॉकेट लगा के बढ़े हुए लेवल ऑफ प्राइस गेंस के द्वारा। एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़े हुए, है ना, इंक्रीज्ड, जो हाई हो वही एलिवेटेड है। प्रिंट की वर्ब है हैड एक्सीडेड, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया गया क्योंकि मई 2022 जो है पहले आ चुका है, अब मई 2023 भी हमारा पास्ट है, और मई 22 तो उसका भी पास्ट है। तो पास्ट के पास्ट को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, है ना। मई महीना निकल गया ना, तो 2023 का मई जो है वो भी हमारा पास्ट है, 2022 का मई जो है वो भी हमारा पास्ट है। तो जो पास्ट में भी पास्ट है ना, उसको आपको पास्ट परफेक्ट हैड प्लस में V3 के साथ लिखना होता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे, अब कहानी को प्रोसेस करो। कह रहा है जी हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सटेंडेड इट्स डिसेलरेटिंग ट्रेंड फॉर अ 4th month, in some measure validating the Reserve Bank of India's or RBI's decision to pause monetary tightening till it could assess the impact of past interest rate increases। कह रहे जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब सारी इन्फ्लेशन को कंबाइन कर दें भाई। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होती है, कंज्यूमर प्राइस, रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन होती है, फिर फूड के प्राइसेस का इन्फ्लेशन होता है। कह रहा है जी सब मिक्स कर दें और हेडलाइन बना दें। तो कह रहा है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो एक्सटेंड कर गया, बढ़ गया अपने डिसेलरेटिंग ट्रेंड को, अपने उस रुझान को जो डिसेलरेट करने का है, कम होने का है। तो इन्फ्लेशन कम होता आ रहा है, तो कह रहा है उस रुझान को, ट्रेंड को इसने एक्सटेंड कर दिया। और कब? 4थे महीने में लगातार। तो कहने का मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई 4था महीना है जब लगातार इन्फ्लेशन कम हो रहा है। अब ये कैसे हुआ जी? कह रहा है जी कुछ मेजर में अगर देखा जाए तो कुछ लेवल तक, कुछ हद तक वैलिडेट करते हुए, सही ठहराते हुए, एंडोर्स करते हुए हमारे रिजर्व बैंक के इस डिसीजन को जो है रोक देने का, पोज कर देने का, मॉनेटरी टाइटनिंग को, नकदी के अंदर कमी को। मॉनेटरी टाइटनिंग क्या होती है?
इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देना ताकि बाज़ार में नकदी कम हो जाए, बैंकों से लोन महंगे मिलें। तो रिजर्व बैंक का जो डिसीजन है कि हम जो है मॉनेटरी टाइटनिंग को रोकेंगे, कह रहा है इस डिसीजन को कुछ हद तक वैलिडेट करने वाली बात है। अच्छा, रिजर्व बैंक कब तक रोकेगा भाई? कह रहा है जी जब तक ये असेस कर सकता है, ये जायज़ा ले सकता है, डिटर्मिन कर सकता है इम्पैक्ट को, यानी असर को पास्ट में इंटरेस्ट रेट के इंक्रीजेस का, ब्याज की दरों में बढ़ावत का। आ रही बात समझ में? तो 4 महीने से इन्फ्लेशन लगातार कम हो रहा है, ये हमें दिख रहा है बात साफ साफ, और ये कम हो रही है बड़े अच्छे से। आरबीआई की पोजीशन को भी वैलिडेट कर रही है, ये चीज़ एंडोर्स कर रही है, जहाँ पे आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना बंद कर चुका है, मॉनेटरी टाइटनिंग को उसने पॉज लगा दिया है, और तब तक लगाया है कि जब तक पास्ट में जो 2 साल से इंटरेस्ट रेट बढ़ाई हैं उनके इम्पैक्ट को वो असेस ना कर ले, उनके असर का वो तब तक जायज़ा ना ले ले। अब मैं बहुत अंदर नहीं घुसूंगा, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मॉनेटरी टाइटनिंग क्या होता है, ये आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा पढ़ना होगा, आइडिया आप गूगल से ले सकते हैं। इन्फ्लेशन की वर्ब है एक्सटेंडेड, इट की वर्ब है कुड असेस, इट आया रिजर्व बैंक के लिए। डिसेलरेट करना यानी चीज़ों का धीमा होना, कम होना। जब आप डिसेलरेट होते हुए देखोगे चीज़ों के दामों को तो दाम कम होंगे, और जब एक्सेलरेट होते हुए देखोगे या क्विकन होते हुए देखोगे तो दामों में तेज़ी होगी, है ना, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। कह रहा है जी स्टिल मंथ ऑन मंथ द प्रोविजनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और CPI स्लोड या शॉर्ट प्राइस गेंस एट 0.51% इन मई। कह रहा है वो आंकड़ों के अंदर घुसते हैं। 4 महीने से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये तो है मेन इन्फ्लेशन। कह रहा है अगर इसमें आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लें, वो वाला इन्फ्लेशन जो आम आदमी पे असर डालता है, कह रहा है उसने जो है ना प्राइस गेन को दिखाया है, उसने दामों में बढ़ोतरी को दिखाया है 0.51 जो है प्रतिशत की, और कब? मई के महीने में। तो आम आदमी के लिए महंगाई कम नहीं हुई है, रिटेलर्स के लिए नहीं हुई है, होलसेलर्स के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन ज़रूर कम हो रहा है। कह रहा है ये जो है ना प्राइस का गेन 0.51% का, ये अनचेंज्ड इन पेस है फ्रॉम अप्रैल 6 मंथ्स हाई सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन रीडिंग। ये बिल्कुल बदला नहीं है उस पेस से, उस रफ्तार से जो है अप्रैल महीने की, 6 महीने की अप्रैल के अंदर सबसे ज़्यादा एक के बाद एक सिक्वेंशियल, एक महीने के बाद एक सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन रीडिंग का। तो अप्रैल तक आपने देखा कि 6 महीने से ये जो है ना कंज्यूमर वाला इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, मई के अंदर भी बढ़ गया, और बढ़ा उतना ही जितना अप्रैल में बढ़ा था। तो सिक्वेंशली अगर देखो आम आदमी पे चोट पड़ती जा रही है, लेकिन होल सेलर्स का इन्फ्लेशन कम हो रहा है। समझ पा रहे हो? चलो, CPI जो है आम आदमी का इन्फ्लेशन होता है, आपका और मेरा, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जिस दाम पे आप चावल, गेहूँ, एग्स, है ना, मीट, पोल्ट्री, चिकन लेकर के आते हो, ये वही जो है प्राइस है जिस पे आपकी दालें आती हैं, सब्जियाँ आती हैं। CPI की वर्ब है शॉर्ट। तो आपने पहली चीज़ इस आर्टिकल से ये सीखी, इन्फ्लेशन कम हो रहा है लेकिन उतना कम नहीं हुआ जितना हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले सालों में बहुत बड़ा हुआ था। दूसरा, जो कम हो रहा है वो होलसेलर्स के लिए हो रहा है, आम आदमी पे अभी भी उतनी मार पड़ी हुई है। अब और आगे बढ़ते हैं, कहानी में और आगे ट्विस्ट देखो। कह रहा है जी अ की कंट्रीब्यूटर टू डिसेलरेशन इन ईयर ऑन ईयर प्राइस गेन्स इन मे वॉज द इन्फ्लेशन इन फूड आइटम्स विच स्लोड बाय 93 बेसिस पॉइंट्स टू 2.91%। कह रहा है जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूटर है, हिस्सा है इस डिसेलरेशन का, इस मंदी का, और किसमें? साल दर साल की महंगाई में, प्राइस गेन्स में। तो कह रहा है पिछले साल से इस साल की जो मंदी आई है प्राइस की, कह रहा है उसका जो बड़ा हिस्सा है ना मई महीने में, वो था महंगाई खाने पाने की चीज़ों में, फूड आइटम्स में। कह रहा है जो कि स्लो कर गई 93 बेसिस पॉइंट से 2.91% तक। बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? पहले 2.91 में अगर आप 93 जोड़ दोगे तो इतनी इन्फ्लेशन हुआ करती थी पिछले साल मई के अंदर। कितनी हो गई है भाई? 2.91 में 93 जोड़ दो, 184 हो गई ना, 3.84। तो पिछले साल तो 3.84% थी खाने पीने की चीज़ों में महंगाई, इस साल 2.91% रह गई है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है इस साल महंगाई के कम दिखने का। की कंट्रीब्यूटर जो है ना, अ की कंट्रीब्यूटर, इसकी जो वर्ब है वो है वॉज। ठीक है, वॉज। डिसेलरेशन आप जानते हैं, मंदी या चीज़ों में जो है कमी। ईयर ऑन ईयर मतलब साल दर साल। विच की वर्ब है स्लोड, ये इन्फ्लेशन इन फूड आइटम्स के लिए विच आया है, विच की वर्ब स्लोड बनी हुई है। अब देखो फूड आइटम में कौन सी चीज़ें महंगी, कौन सी चीज़ें सस्ती। कह रहा है ऑयल एंड फैट्स कंट्रीब्यूटेड टू ईजिंग इन फूड आइटम प्राइसेस पोस्टिंग अ 16% डिफ्लेशन। सबसे पहले जो खाने पीने का तेल है और जो फैट्स हैं, जो घी वगैरह है, इसने कंट्रीब्यूट किया, इसने अपना हिस्सेदारी दी, और किस चीज़ में?
ईज़ करने में, नरम बनाने में खाने पीने की चीज़ों के दामों को, और कैसे दिखाते हुए, पोस्ट करते हुए 16% की दामों में कमी को, 16% की डिफ्लेशन को। इन्फ्लेशन में दामों में बढ़ोतरी होती है, डिफ्लेशन में दामों में कमी होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये सस्ती हुई है पिछले 1 साल में। और क्या सस्ता हुआ भाई? अ कंटिन्यूइंग डिफ्लेशन इन द सीरियल्स एंड प्रोडक्ट कैटेगरी विच हैज़ एन ऑलमोस्ट 10% वेट इन CPI ऑल्सो हेल्प्ड। कह रहा है जो लगातार डिफ्लेशन आया है पिछले साल के मुकाबले, जो दामों में कमी आई है लगातार पिछले सालों के मुकाबले, किस किस में? सीरियल और प्रोडक्ट्स कैटेगरी में। सीरियल क्या होते हैं? अनाज, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, बार्ली वार्ली, है ना, सोरगम। कह रहे ये जो कमी है, डिफ्लेशन है खाने पीने की चीज़ों के, ये सीरियल्स के अंदर और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में, जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, जैसे कि ओट्स हैं, ये सब सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। कह रहे जो कि ये 10% का वेट दिखाते हैं CPI में आम आदमी के इन्फ्लेशन की, महंगाई की दर में, जिनका वेट है 10%। कह रहा है जी इस कमी ने भी मदद की है काफ़ी, इसने भी हेल्प किया है। डिफ्लेशन की वर्ब है हेल्प्ड, विच की वर्ब है हैज़। कह रहा है सीरियल, अब ये बता रहा हूँ कितनी कमी की है इसमें। सीरियल्स इन्फ्लेशन ईज्ड बाय मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम अप्रैल स्प्रिंग टू 12.7%। कह रहा है जो सीरियल का इन्फ्लेशन है वो नरम पड़ गया, खाने पीने की अनाज से बनी हुई चीज़ों में जो इन्फ्लेशन है वो धीमा पड़ गया 100 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा अप्रैल महीने की उस प्रिंट से जो था 12.7% का। तो अप्रैल के अंदर 13.7 से भी ज़्यादा था सीरियल बेस्ड जो है इन्फ्लेशन, इस बार 12.7 रह गया, 100 बेसिस पॉइंट की कमी आई है। और क्या हुआ? कह रहा है जी द रिस्क ऑफ रीडिंग टू मच इनटू द ईयर ऑन ईयर मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन वॉज हाउएवर मोस्ट एविडेंट इन द फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप। कह रहे जो रिस्क है, जो जोखिम है रीड टू मच कर लेने का, बहुत ज़्यादा पढ़ लेने का या बहुत सीरियसली ले लेने का, और किसको? साल दर साल की मॉडरेशन को, 1 साल में आई गिरावट को, और किस में? इन्फ्लेशन में। कह रहा है अगर इस गिरावट को आपने बहुत सीरियसली ले लिया, 400 का इन्फ्लेशन जो है जब 200 का हुआ तो बड़ा अगर आप खुश हो गए ना, तो उसका रिस्क ये होगा, कह रहा है उसका रिस्क एविडेंट होगा, साफ होगा खाने पीने की और बेवरेजेस ग्रुप में, यानी पीने के ग्रुप में। कह रहा है दैट अकाउंट्स फॉर 46% ऑफ द CPI। कह रहा है जो कि अकाउंट फॉर करता है, जो हिस्सेदार है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के या इंडेक्स के 46% का, है ना, फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप। और ये कैसे है 46% का हिस्सेदार? विद 9 ऑफ इट्स 12 सब ग्रुप्स विटनेसिंग सिक्वेंशियल राइसेस या इंक्रीजेस इन प्राइस लेन जो है लेवल्स। कह रहे जी इसके 12 में से 9 प्राइस ग्रुप, 9 जो हैं सब ग्रुप जो हैं उनके विटनेस करने के साथ ही, एक्सपीरियंस करने के साथ ही सिक्वेंशियल इंक्रीज़ का, महीना दर महीना इंक्रीज़ का, सिक्वेंशियल मतलब महीना दर महीना, और किसमें? प्राइस के लेवल में। तो पिछले 1 साल में खाना बहुत सस्ता हो गया है, पिछले अप्रैल से अगर आप देखें तो। लेकिन अगर इस साल की जनवरी से आप देखें तो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं। समझ गए? वैसे सस्ती हैं रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त की अगर आप कंपैरिजन करें, लेकिन अगर पिछले 6 महीने का देखेंगे तो खाने पीने और बेवरेजेस चीज़ें, जो बेवरेजेस हैं वो सारी की सारी दामों में बढ़ रही हैं। रिस्क की वर्ब है वॉस, दैट की वर्ब है अकाउंट्स फॉर, दैट आया है फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप के लिए, सिंगुलर ग्रुप है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। अकाउंट फॉर बनना यानी हिस्सेदार बनना। सिक्वेंशियल इंक्रीज मतलब सीक्वेंस में इंक्रीज, एक महीना ये, फिर उसके महीना अगले में ये, फिर उससे महीने में अगले में ये। आसान भाषा में इसको मंथ ऑन मंथ इंक्रीज भी बोल सकते हैं। चलिए, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर या साफ। यहाँ तक का समझ में आया? आंकड़े बहुत सारे आपको बता दिए, लेकिन मोटा मोटा मीनिंग आपने निकाल लिया होगा। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है वो फटाफट आपको करवाएंगे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देखो जी, कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी कोई नाउन अगर एडजेक्टिव की तरह काम करता हुआ मिल जाए किसी सेंटेंस में, तो वो कितना भी हो, एक हो या 1000 हो, उसको प्लूरल नहीं बनाना है, वो सिंगुलर ही रहेगा। कैसे रहेगा ये देख लो इस सेंटेंस के जरिए। मोहन हैज़ वन अ 5 माइल्स रेस। मोहन ने जीत लिया है 5 मील की रेस को। मोहन ने क्या जीता है भाई? मोहन ने रेस को जीता है। मोहन हैज़ वन अ रेस। और रेस कैसी है? रेस है 5 मील की। अब ये जो 5 माइल्स आपने लिखा है ना, ये इस रेस के बारे में बताने वाला एक एडजेक्टिव है, लेकिन बना हुआ है एक नाउन से। देखो माइल्स, मील तो नाउन होता है ना, 1 मील 2 मील 3 मील, या यहाँ आप जो है किलोमीटर्स भी लिख सकते हो, है ना, 5 किलोमीटर्स। तो नाउन से आपने एडजेक्टिव बनाया, क्योंकि रेस नाम के नाउन को मॉडिफाई आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं अ लॉन्ग रेस, अ लॉन्ग रेस, इसकी जगह लॉन्ग नाम का एडजेक्टिव भी आ सकता है। आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं अ शॉर्ट रेस, अ शॉर्ट रेस। आप ऐसा भी लिख सकते हैं अ मैराथन रेस।
तो ये सारे एडजेक्टिव जो हैं 5 माइल की जगह पे आ सकते हैं, इसलिए 5 माइल या 5 किलोमीटर अपने आप में एक एडजेक्टिव होगा। अब रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा, ये एक नाउन है लेकिन बन गया एडजेक्टिव, तो ये होगा सिंगुलर। तो मैं यहाँ पे 5 किलोमीटर्स या 5 माइल्स ना लिख करके लिखूँगा 5 माइल। और अपने व्यूअर्स को, अपने रीडर्स को ये बताने के लिए कि मैंने ये एडजेक्टिव बनाया है, मैं पीछे का एस हटाने के बाद बीच में लगाऊंगा हाइफन। आगे बात समझ में? तो ये हाइफन लगाते ही ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव बन जाता है और यही इस कॉन्सेप्ट का नाम है। अब अगर दूसरा सेंटेंस देखें, मोहन रैन फॉर 5 माइल। मोहन जो है वो भागा 5 मील तक, 5 माइल तक। ये 4 प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 5 माइल नाम का नाउन। ये 5 एक एडजेक्टिव होगा, माइल एक नाउन होगा। इस केस में माइल के आगे कोई दूसरा नाउन नहीं है, मतलब ये खुद ही एक नाउन है, एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा। जब भैया इसके आगे कोई नाउन है ही नहीं, जब ये खुद एडजेक्टिव है ही नहीं, तो फिर आप बीच में हाइफन क्यों लगाते हो? निकालो इसके बीच का हाइफन। और आप इसको सिंगुलर क्यों बनाते हो? आप इसको प्लूरल बनाओ और आप लिखो 5 माइल्स। ठीक है, तो 5 माइल्स यहाँ प्लूरल और यहाँ पे सिंगुलर, बस यही कॉन्सेप्ट का नाम है। 2 क्वेश्चन आपके सामने और हैं, इसी पे बेस्ड है। सृष्टि bought a 2 years course for UPSC preparation and सृष्टि have decided to give 2 year to her UPSC preparation। 2 ईयर्स को कैसे सही या कैसे गलत लिखा जाएगा, दोनों सेंटेंसेस में सब लोग अटैम्प्ट करेंगे और करके बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, खुद से अटैम्प्ट करो ताकि पेपर में करते हुए आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब आ जाओ आगे की कहानी समझते हैं। कह रहा है जी, क्रूशियल फूड आइटम्स इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड द की प्रोटीन सोर्सेज ऑफ मिल्क, मीट एंड पल्सेस ऑल पोस्टेड एप्रिशिएबल कुकिंग इन प्राइसेस फ्रॉम अ मंथ अर्लियर। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही है 4 महीनों से, ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो ये कह रहा है जी, जो क्रूशियल फूड के आइटम हैं, इंपॉर्टेंट खाने पीने की क्रूशियल जो चीज़ें हैं, जिसमें शामिल हैं सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं जैसे कि मिल्क, मांस मछली, मीट यानी कि दालें, और साथ में दालें। कह रहा है इन सभी ने पोस्ट किया, इन सभी ने दिखाया एप्रिशिएबल, नोटिसिएबल, क्विकनिंग को, बढ़ावत को, एक्सेलरेशन को अपने दामों में पिछले 1 महीने के मुकाबले। तो इन सब के दाम जो है मई महीने में अप्रैल के मुकाबले बढ़े हैं। फूड आइटम्स की वो है पोस्टेज, क्विकनिंग यानी तेज़ी, डिसेलरेशन यानी कि नरमी, है ना, ऊपर वर्ड आया था डिसेलरेशन, चीज़ों में कमी आना, दाम में कमी आना। क्विकनिंग का मतलब होता है दामों का इंक्रीज होना। कह रहा वेजिटेबल प्राइसेस विच डिफ्लेटेड 8.2% फ्रॉम द ईयर अर्लियर लेवल्स लॉग्ड 3.35% सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन। कह रहे सब्जियों के अगर दाम देखे जाएं, जिन्होंने पोस्ट किया है या जो डिफ्लेट कर गए हैं 8.2% पिछले साल की मई के मुकाबले। कह रहा है जी, अगर इस साल देखो ना आप, तो उन्होंने लोग कर दिया है, उन्होंने पोस्ट कर दिया, ये सब एक ही बात है, लोग करना, पोस्ट करना। कह रहा है जी, इन्होंने लोग कर दिया है 3.35% के महीने दर महीने के इन्फ्लेशन को। कह रहा है अ पेस दैट वाज ऑलमोस्ट ट्वाइस अप्रैल्स 1.7% मंथ ऑन मंथ गेंस। कह रहा है ये जो पेस है, ये जो रफ्तार है 3.35% से बढ़ गए। कह रहा है ये एक ऐसी रफ्तार है जो लगभग दुगनी है, ट्वाइस है अप्रैल महीने के सिक्वेंशियल गेन से, मंथ ऑन मंथ गेन से 1.7% का। आई बात समझ में? पिछले साल से सब्जियां सस्ती हैं पिछली अप्रैल से, लेकिन इस अप्रैल से सब्जियां जो है मई में महंगी हुई हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। और कितनी महंगी हुई हैं? 8.2% सस्ती हुई हैं पिछले साल से और 3.35% महंगी हुई हैं पिछले महीने से। और ये जो महंगी हुई है ना, ये पिछले वाले महीने में जो रफ्तार थी उससे दूनी रफ्तार है। अप्रैल में 1.7% से महंगी हुई थी मार्च के मुकाबले। चलो और आगे देखो, और खाने की चीज़ों की बात कर रहा है। कह रहा है जी, मिल्क एंड डेयरी एंड पल्सेस आर द अदर फूड कैटेगरीज ऑफ कंसर्न। कह रहा है जी, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, पनीर है, दही है, छाछ है, और जो दालें हैं, ये दूसरे फूड कैटेगरीज हैं जो कंसर्न वाले हैं, जिन पे चिंता जायज़ है। अब क्या चिंता इन पे, वो भी देख लेते हैं। कह रहा है वाइल ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन मिल्क hovered close to 9% level in May, sequentially to the reading was at a 3-month high at 0.67%। कह रहा है जी, जहाँ ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन देखो दूध के दामों में, वो लगभग 9% था, होवर कर रहा था, मंडरा रहा था, होवर करना यानी मंडराना, मंडरा रहा था 9% के लेवल पे एक साल में। और कब? इस साल की मई में। कह रहे हैं वहीं पे अगर अप्रैल से कंपेयर करें, सिक्वेंशली भी देखा जाए, मंथ ऑन मंथ भी देखा जाए, तो अप्रैल के मुकाबले भी ये
3 महीने के सबसे ज़्यादा हाई पे था 0.67% से। तो एक महीने में इतना बढ़ गया और एक साल में दूध इतना बढ़ गया, एक साल में भी बढ़ा और हर महीने भी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन की वर्ब है होवर्ड। होवर का मतलब होता है किसी चीज़ के आसपास मंडराना, लूम करना, स्टे करना। रीडिंग की वर्ब है वॉस। सीक्वेंशियल आप समझ चुके हैं, महीना दर महीना, मंथ ऑन मंथ। कह रहा है जी प्राइसेस ऑफ पल्सेस द प्राइमरी प्रोटीन सोर्स इन वेजिटेरियन कंज्यूमर्स डाइट्स हैव आल्सो बीन राइजिंग एट अ डिसकंसर्टिंग क्लिप। कह रहे जो दाम हैं पल्सेस के, जो दाम हैं दालों के, पल्सेस समझते हैं ना, कह रहे जो कि प्राइमरी प्रोटीन सोर्स भी हैं, सबसे बड़ा सबसे मुख्य प्रोटीन का स्रोत भी हैं मांस ना खाने वाले लोगों की डाइट का, वेजिटेरियन आदमी के खाने का। कह रहे इन दालों के दाम भी बढ़ते आ रहे हैं, राइज कर रहे हैं एक ऐसी क्लिप पे, एक ऐसी उछाल पे जो डिसकंसर्टिंग है, डिस्टर्ब करने वाली है। मतलब दालों के दाम अगर आप देख लेना कैसे बढ़ रहे हैं हर महीना, तो आप डिस्टर्ब हो जाओ, आपकी इमोशनल जो है ना मेंटल पीस चली जाए। और कैसे है ये डिसकंसर्टिंग? विद द ईयर ऑन ईयर रेट क्विकनिंग बाय 128 बेसिस पॉइंट्स टू 31 मंथ हाई ऑफ 6.56%। कह रहा है जी ईयर ऑन ईयर रेट जो है उसके बढ़ने के साथ ही 128 बेसिस पॉइंट्स पे या 1.28% पे जो आ गया है 31 महीने के सबसे हाई प्राइस पे 6.56% का। समझ पा रहे हो? हर साल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है दाल का दाम, है ना, जो वेजिटेरियन आदमी की जो डाइट है। प्राइसेस की वो हैव बीन राइजिंग। और आगे बढ़ो, ये तो ईयर ऑन ईयर बताया। कह रहा है सीक्वेंशली द कैटेगरी दैट इंक्लूड्स लेंटिल्स सच एज तूर एंड उड़द दाल पोस्टेड 1.21% इन्फ्लेशन। कह रहे अगर सिक्वेंशली भी देखो, महीना दर महीना भी देखो, तो ये जो कैटेगरी है जिसमें शामिल हैं ये वाली लेंटिल्स, ये वाले दालें। लेंटिल क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जिसको आप स्प्राउट कर सकें, है ना, मूंग है, तुअर है, या कोई भी ऐसी चीज़, समझ गए, दाल को भी लेंटिल बोल सकते हैं। कह रहा है जी ये कैटेगरी जिसमें लेंटिल्स भी शामिल हैं, जिसमें तूर और उड़द दाल भी शामिल है, महीने दर महीने पे 1.21% का इन्फ्लेशन इसमें देखा गया। कैटेगरी की वो है पोस्टेड, कैटेगरी के लिए दैट आया, दैट की वो है इंक्लूड्स। तो ये मोटा मोटा आपने आइडिया ले लिया है कि मिल्क और दालों के दाम बढ़ते ही आ रहे हैं, चाहे पिछले साल से कंपेयर कर लो, चाहे पिछले महीने से कंपेयर कर लो। अब और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी एक्नॉलेजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ दाल प्राइसेस स्पेशली व्हेन की स्टेट इलेक्शंस आर ड्यू, द सेंटर ऑन June 2 imposed limits on the holding of stocks of urad and tur till October 31st। कह रहा है जी एक्नॉलेज करते हुए, मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए संवेदनशीलता को, सेंसिटिविटी को दाल के प्राइसेस में, स्पेशली तब जब इम्पॉर्टेंट स्टेट इलेक्शंस ड्यू हैं, इम्पॉर्टेंट स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। हुआ ये कि सेंटर ने ना ऐसे एक वक्त पे अपनी गलती मानी, सेंसिटिविटी को समझा, और सेंटर ने June 2 को लगा दिया एक लिमिट स्टॉक को होल्ड करने की उड़द और तूर दाल के, और कब तक? 31 अक्टूबर तक। तो ज़्यादा होल्ड जो है ना आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं, आपको स्टॉक लेना है, बेचना है, खरीदना है, खाना है। होल्ड करोगे तो दाम और बढ़ेंगे, है ना, तो इसलिए इन्होंने लिमिट लगा दी है। स्टेट इलेक्शंस की वो है आर, ड्यू का मतलब बकाया या पेंडिंग, सेंटर यानी जो है हमारा केंद्र सरकार, इसकी वो है इम्पोज्ड। इम्पोज करना यानी जबरन किसी चीज़ को लगाना, लिमिट लगाना, पाबंदी लगाना, फाइन लगाना, सजा देना, इम्पोज, है ना, इम्पोज। कह रहा है जी विद हाउस होल्ड्स परसेप्शन ऑफ करंट इन्फ्लेशन फाउंड टू बी रनिंग एट 8.8% and 3 month and year ahead forecast pegging price gains at more than 10% in the May round of RBI's inflation expectation survey, policy makers have their task cut out। इतना ही पढ़ लो, बहुत लंबा है। देखो ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ना, विद वाला क्लोज, ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे तब मेन इंफॉर्मेशन को समझ पाएंगे। कह रहा है जी साथ ही आम जन के, हाउस होल्ड्स के उस परसेप्शन के, उस नज़रिए के जो है करंट इन्फ्लेशन के फाउंड टू बी यानी पाए जाने का, कि वो रन कर रहा है 8.8% पे। भाई सरकार बोलती है इन्फ्लेशन 4% है, आप बाज़ार में जाते हो तो आपको दिखता है 15%। सरकार की बात माने या सब्जी वाले की बात माने, तो एक इन्फ्लेशन का परसेप्शन आपसे लिया जाता है, क्योंकि सरकार का जो आंकड़ा है ना वो एक एवरेज आंकड़ा है। आप जो सब्जी खाते हो उसके दाम हो सकते हैं 200% भी बढ़ गए हों। तो कह रहा है जी एक परसेप्शन जब लिया गया आम आदमी का एक सर्वे के जरिए, तो वो परसेप्शन में ये पाया कि आम आदमी कहता है कि इन्फ्लेशन सरकारी आंकड़े से दुगने तरीके से बढ़ रहा है 8.8% पे। और 3 महीने के और एक ईयर आगे के जो फोरकास्ट हैं, जो प्रिडिक्शन है, उनके पैग करने के, डिटर्मिन करने के, निर्धारित करने के इन्फ्लेशन को, प्राइस गेंस को 10% से भी ज़्यादा की दर पे मई महीने की राउंड में
आरबीआई के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे के। तो आगे के लोगों का ये भी मानना है कि आगे जो है 10-10% इन्फ्लेशन रहेगा अगले 1 साल 2 साल। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही हुआ क्या, अब पॉलिसी मेकर्स के पास टास्क कटआउट है, उनके पास बड़ा ही मुश्किल काम उनके हाथ में रखा हुआ है। टू हैव योर टास्क कटआउट मतलब एक बड़ा ही मुश्किल काम आपके पास में होना। ये इडियम मैं आपको समझा दूंगा अभी। अच्छा, ये काम किस चीज़ का है भाई, काहे का मुश्किल काम है? टू कन्विंस कंज्यूमर्स दैट इन्फ्लेशन विल बी टेम्ड। ये काम है कन्विंस करने का, इस बात का भरोसा दिलाने का उपभोक्ता को कि इन्फ्लेशन नाम के जंगली जानवर को पालतू बनाया जाएगा, इसको टेम या कंट्रोल किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा कंट्रोल भाई? सो एज टू नॉट इरोड देयर परचेजिंग पावर एंड सेविंग। इस मकसद से, सो एज टू, इस मकसद से कि ये इरोड ना करे, ये जंग लगा के ना खा जाए उनके परचेजिंग पावर को, पैसे को, और उनकी सेविंग्स को, उनकी बचत को। तो लोग कहते हैं इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई बहुत है। अब ये पॉलिसी मेकर्स का यानी सरकारी बाबुओं का काम है कि लोगों को कैसे वो कन्विंस करते हैं कि महंगाई वास्तव में उतनी नहीं है। चलिए, पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है कन्विंस करना, किसी को मनाना, परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना। इरोड आप देख चुके हैं, कमज़ोर बनाने को बोलते हैं, जैसे लोहे को जंग कमज़ोर बनाती है उस तरीके से इन्फ्लेशन हमारे पैसे को, हमारी सेविंग को भी जंग लगा के ख़त्म कर देता है। इन्फ्लेशन की वर्ब है विल बी टेम्ड। टेम का मतलब है किसी को कंट्रोल करना। टू हैव योर टास्क कट आउट और टू बी कट आउट फॉर समथिंग, दो ईडियम्स हैं जो बनी हैं दर्जी से यानी कि टेलर से। दोनों आपको मैंने करवाई हुई हैं, इनके पीछे का लॉजिक आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप दर्जी के पास जाएंगे और अपनी शर्ट का नाप देंगे तो वो क्या करेगा जी? सबसे पहले आपके शर्ट को काटेगा, आपके कपड़े के पीस में से, जो क्लॉथ आप उसको दे रहे हैं ना, उसमें से आपके साइज़ की शर्ट काटेगा। और जब शर्ट काट लेगा ना, वहाँ से एक्चुअल में दर्जी का सबसे मुश्किल काम शुरू होता है। वो काटने का काम तो उसका 5 मिनट का है। साइडों साइडों से कैंची लेकर के आपकी मोटी मोटी शर्ट काट के बाहर निकाल देगा। फिर उस काटी हुई शर्ट की एक्चुअल शर्ट में उसको बदलना, उसकी बाजुएं सिलना, उसके बटन्स लगाना, एकदम माप के हिसाब से फिटिंग देना, वो काम है दर्जी का मेन काम। तो यहीं से इस ईडियम को बनाया गया है। अगर आपका भी टास्क कटआउट है और आपके सामने पड़ा है तो आप उस दर्जी की तरह हैं जिसके सामने शर्ट कटी हुई पड़ी है और अब शर्ट को सिलने का मुश्किल काम उसके सामने है। आई ना बात समझ में? टू हैव योर टास्क कट आउट, मुश्किल सा काम अपने हाथ में होना। और अब देखो ये दूसरी इडियम कैसे बनी है। जो ये शर्ट दर्जी ने काटी है ना, ये मोटे मोटे तौर पे आपके साइज से मैच खाती है। थोड़ी सी यहाँ से ज़्यादा होगी, थोड़ी सी यहाँ से ज़्यादा होगी, वो जब सिलेगा वो सही कर देगा। तो ये शर्ट जो है ना, जो कटआउट है, कट करके बाहर निकली है, ये परफेक्ट है आपकी शर्ट बनने के लिए अगर दर्जी सही हो तो। टू बी कट आउट फॉर समथिंग का मतलब है किसी काम के लिए कटआउट होना, परफेक्ट होना, उस शर्ट के टुकड़े की तरह जिसको दर्जी ने काट के तैयार किया है। ठीक है, टू बी कट आउट फॉर समथिंग। तो ये ईडियम है, कहानी के साथ समझा दी है, याद रखना, आज से क्विज में पूछी जाएंगी। जल्दी से रैप अप करेंगे क्लास को, थोड़ी लंबी हो गई है। आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी, इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा कंसर्न या चिंता क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रेड को बर्बाद कर देगा, इकोनॉमी को खा जाएगा, गरीब आदमी के पैसे को जंग लगा देगा, या फिर इसकी रिलेशनशिप जो है इंटरेस्ट रेट, महंगाई की दर, जो इंटरेस्ट रेट से जो इसका रिश्ता है, ब्याज की दरों से जो रिश्ता है, वो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पूरा आर्टिकली बेस्ड था, है ना, इसी थीम पे। आर्टिकल की थीम आपसे पूछी है, निकालो इसका आंसर। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया, वहाँ से मैच कर लो। सेकंड में पढ़ो, कह रहा जी मेन रीज़न क्या है इन्फ्लेशन के दाम में बहुत तेज़ी से गिरावट का इस साल मई महीने में? मेन रीज़न क्या है भाई? मेन रीज़न ये है कि सरकार ने बहुत अच्छे से प्राइस को कम किया है, या फिर फूड और बेवरेजेस के प्राइस गिर गए हैं, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है, या फिर पिछले साल के प्राइस गेंस बहुत एलिवेटेड थे, पिछले साल महंगाई का जो बेस था वो बहुत ज़्यादा था। तो क्या रीज़न है इस साल हमें महंगाई बहुत कम लगाई जो है दिखाई दे रही है? आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट कमेंट में इसका भी आंसर है, जाके पहले अपना निकालो फिर मेरे से मैच करो। हैव योर टास्क कट आउट एंड टू बी कट आउट फॉर समथिंग, फॉर अ टास्क या समथिंग, दोनों ईडियम के मीनिंग आप जानते हैं, तीसरे चौथे में डाल देना। पांचवें में आपसे होलो आउट नाम की फ्रेजल वर्ब पूछी है, तो ये भी आपको मैंने करवाया था। होलो मतलब खोखला, आउट मतलब किसी चीज़ को खोखला करना, आउट करके उसमें से सामान बाहर निकालना कि वो खोखली बन जाए, है ना। तो होलो आउट का मीनिंग आपको बताना है। डिसकंसर्टेड, इस वर्ड को मैं बता चुका हूँ आपको, इसका एंटोनिम आपको बताना है 6 में जो है क्वेश्चन में। 7वें 8वें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी आपको हाइफनेटेड नाउन या हाइफनेटेड एडजेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट में। दूसरी एरर आपको मिल सकती है कॉमन प्लूरल नाउन के कॉन्सेप्ट में, जो आपको समझाया गया था। द रिच, द वाइज, द स्मार्ट, द पुअर, है ना, द वीक, द स्ट्रॉन्ग,
तो ये कॉमन CPL वाला को जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे 7वें 8वें में लगाना है। 8 क्वेश्चंस के आंसर इसी क्लास के फर्स्ट कमेंट में रखे हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ जाके चेक करो। कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। मुलाकात लेंगे आपसे कल। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।